डिजिटल इंडिया ले लो, चाहे नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची बंद करने का काम हो, एक बहुत बड़ा काम है। 1 लाख लोगों को नौकरी मिली जिसमें पर्ची खर्ची कम बंद करने का काम किया। ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का काम, जो एक पूरे देश के लिए एक नजीर पेश की है। मैं समझता हूँ ऐसे दसियों नीतियां माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर बनाई, जिन्हें देश ने सराहा, पर मोदी जी ने सराहा और अन्य प्रदेशों ने उसे लागू करने का काम किया। एक परिवार के नाते समझने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है। लेकिन फिर भी फरीदाबाद के अंदर हमने IIMT को डेवलप करने का काम किया, मेट्रो को फरीदाबाद तक ले जाने का काम किया। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात, आप DND से लेकर मानेसर तक जो रोड हाईवे जो बनाया, जो कि बड़ौदा हाईवे से कनेक्ट होने का काम किया। और अब फरीदाबाद को जो मेट्रो की बात है उसे पलवल तक ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुड़गांव से कनेक्टिविटी की मेट्रो से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े काम। नेशनल हाईवे देखिए आप, बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक उसे रेड लाइट फ्री करने का काम किया। आपको समझते हैं मोदी जी का विश्व में कोई कंपैरिजन है? इतना बड़ा काम, इतने बड़े, मतलब अगर गिनवाने लगे तो दिनों घंटों कम पड़ जाएंगे कि पिछले 9 साल के अंदर 75 साल 70 साल का 65 साल का जितना भी काम था उससे कहीं ज्यादा करने का। नेशनल हाईवे की बात ले लीजिए, आप एयरपोर्ट्स की बात ले लीजिए। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज आपको मुखातिब कराते हैं हरियाणा के एक दमदार और वजनदार नेता से। ऐसे नेता जिनकी खुद की राजनीतिक पैंठ है, ऐसे नेता जिनके चहेते कहते हैं कि नेताजी तो फुल टाइम समाज सेवी हैं, ऐसे नेता जो चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, जिनका समाज में समय उतना ही है। आपको मिलाते हैं पूर्व विधायक रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, हरियाणा से विपुल गोयल जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी, सबसे पहला सवाल मेरा, राजनीतिक वनवास, कुछ कारण रहे, जो भी रहे XYZ, उसके बाद आमतौर पर राजनीतिज्ञ थोड़े से नेगेटिव फेज ऑफ द लाइफ में चले जाते हैं थोड़ा सा ना। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो समय है लोगों के बीच कनेक्ट करते हुए, राजनीति में रहते हुए, कैसे ये स्पेंड आप कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो राजनीतिक वनवास नहीं कहेंगे इसे, कि राजनीति के अंदर पार्टी जब होती है वो तय करती है कि कौन व्यक्ति सरकार के अंदर रहेगा, कौन संगठन में रहेगा। हमेशा रेगुलर संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी, चाहे चुनाव हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे और जगह हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो पार्टी का काम है वो करना रेगुलर रहा। और ये लोकल भी, हरियाणा के अंदर भी रेगुलर पार्टी का जो दायित्व है वो रहा। अभी सिरसा के अंदर अमित शाह जी की रैली थी तो उसका मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो राजनीतिक वनवास नहीं है, सत्ता में रहना ही कोई राजनीति नहीं है। तो राजनीति तो अपने आप में एक सेवा है, एक लोगों के बीच में रहने का माध्यम है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग रेगुलर पिछले 4 सालों से, जब से सत्ता से थोड़ा संगठन की तरफ आए, तभी से रेगुलर लोगों की, यानी मैंने परिचय सही दिया, फुल टाइम समाज सेवी हैं। तो राजनीति समाज सेवा का दूसरा नाम है। लेकिन फिर भी अब शेड्यूल्स, रूटीन सब कुछ बदल जाते हैं। एक ऐसा समय जब आप मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारियां, पूरा प्रदेश आपके पास है। ऑब्वियसली दायित्व के हिसाब से हमें मतलब निर्वाह करना पड़ता है और जाना पड़ता है। भाई मंत्री है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम बिजी रहेंगे। संगठन के अंदर भी काम है, प्रवास ज़्यादा होते हैं, आना जाना होता है, संगठन की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी काम रहता है। लेकिन ये बात सब ठीक है, जैसे कि मंत्री हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जैसा जैसा दायित्व है वैसे वैसे रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक जैसा दायित्व कभी भी किसी के पास नहीं होता। जी विपुल जी, संगठन के अनुभव जो है वो सक्रिय राजनीति में किस तरह से आपको लगता है कि काम आते हैं? संगठन के अनुभव सक्रिय राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि संगठन एक बहुत बड़ा एक परिवार का रूप है, एक बहुत बड़ी संरचना है संगठन। उसके अंदर सब लोगों को साथ लेकर, सामंजस्य बिठाकर जो चलना, जो हमें सिखाया जाता है कि सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर उनको अपने हिसाब से, संगठन की रीति नीति के हिसाब से चलाने का जो सामंजस्य बिठाने का काम है, मैं समझता हूँ सरकार में, सामाजिक जीवन में और किसी भी कोई भी दायित्व हो उस पर बहुत काम आता है। और मैं समझता हूँ किसी भी कार्यकर्ता को, जो मंत्री हो, सरकार के अंदर हो, चाहे विधायक हो, संगठन का कार्य भी ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, तभी एक वो सफल राजनीतिक बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, दूसरे राजनीतिक दलों के संगठन, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या वो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बाकी संगठनों से, बाकी पार्टियों से अलग बनाती हैं? नहीं, देखिए, किसी और पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो एक, कहते हैं ना, एक
प्रोप्राइटरी फर्म, किसी पारिवारिक, उसकी कोई परिवार चला आ रहा है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर कोई पार्टी की संरचना है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर कोई परिवार का कोई महत्व नहीं है। कोई व्यक्ति कोई कितने भी बड़े पद पर हो तो ये नहीं है कि उसकी आने वाली पीढ़ी या उसका कोई पुत्र या पुत्री को दावेदार होगा। या तो कार्यकर्ता जो छोटे से छोटा बूथ पर बड़ा काम करने वाला कार्यकर्ता देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। तो जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में, इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक जो संगठन और एक पार्टी जिसे कहा जाएगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी। जिस भी विधायक से, पूर्व विधायक से बात करते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, बाकी मंत्रियों के भी कार्यकाल को आपने देखा, क्या बातें हैं जो मनोहर लाल जी को अलग बनाती हैं? देखिए, मुझे 5 साल मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। मनोहर लाल जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिसे कहा जाए जो एक्चुअल में समाज सेवा के लिए ही बने हैं। उनका चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे राजनीति से पूर्व का जीवन हो, उनका कोई लाग लपेट, किसी से द्वेष, किसी से प्रेम, एक एक्सट्रीम लेवल पर मैंने कभी नहीं देखा। 5 साल मैंने काम करने को मौका मिला। अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करेंगे, अगर काम में कोई गलती हुई है तो उसे उस त्रुटि को दूर करने का काम करेंगे। एक संगठन के मुखिया, एक सरकार के मुखिया के तौर पर जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, और आज भी बेलाग ईमानदार छवि कि कोई भी उनके ऊपर कोई किसी तरीके का आक्षेप, पिछले 9 साल एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है कि उनके ऊपर कोई भी एक आक्षेप नहीं लग सका। और उसके अलावा जिस तरीके से सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम है, चाहे संगठन के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, सामंजस्य बिठाने का काम, मंत्रियों के साथ सामंजस्य बिठाने का काम, और सरकार की जो पार्टी की जो नीतियां हैं जिस पर सरकार चलनी है, उनको बगैर किसी डगमगाए उनको पूर्ण करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने 9 साल के अंदर किया है। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल इंडिया ले लो, चाहे नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची बंद करने का काम हो, एक बहुत बड़ा काम है। 1 लाख लोगों को नौकरी मिली जिसमें पर्ची खर्ची कम बंद करने का काम किया। ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने का काम, जो एक पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश की है। मैं समझता हूँ ऐसे दसियों नीतियाँ माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर बनाई, जिन्हें देश ने सराहा, पर मोदी जी ने सराहा, और अन्य प्रदेशों ने उसे लागू करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ एक सफल और एक बहुत ही सटीक जो एक संदेश देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने राजनीति के अंदर। कुछ लोग तो कहते हैं कि आज भी एक संघ वाले प्रचारक की छवि जो है वो मनोहर लाल जी के अंदर देखने को मिलती है। आपने महसूस किया ऐसा? देखिए, मैंने कहा ना कि वो संगठन के हेड के नाते, एक गार्जियन के रूप में, उसे आप प्रचारक कहो, आप उसे सरकार का मुखिया कहो, लेकिन हर समय किसी न किसी बात में करेक्शन करने का काम, समझाने का काम, उसकी त्रुटियों को दूर करके सही लाइन पर ले जाने का काम वो मनोहर लाल जी का रहा है और आज भी निरंतर है। तो इसे आप किसी भी रूप में लें, वो उनके अंदर है। एक डेवलपिंग हरियाणा के लिए विपुल गोयल का क्या कुछ विज़न है, उनके क्या कुछ पॉइंट्स हैं? देखिए, विज़न मनोहर लाल जी की सरकार में रहते हुए हमने कई अपने जो है फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, हरियाणा के बारे में देखा, और बहुत सारे माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव भी करने का काम किया पिछले 8.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश है, चाहे इंडस्ट्रियल नीति की बात हो, चाहे मेरे पास स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसकी बात हो, चाहे एनवायरनमेंट की बात हो। हमने एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश करने का काम किया कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर पूरे देश के अंदर हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। जब हम लोग सरकार में आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पे थे, उसे 3रे नंबर पर लाने का काम किया। और बहुत सारे काम हरियाणा के अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट करके किए। और मैं समझता हूँ आने वाला फ्यूचर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहें या मनोहर लाल जी का नेतृत्व कहें या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कहें, हरियाणा का जो फ्यूचर है बहुत ही स्वर्ण फ्यूचर है। और आने वाले दिनों में हरियाणा, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर, वो पूरे देश के अंदर नंबर 1 होगा। विपुल जी, संगठन का काम करते हुए भी, बाकी दिनचर्याओं के साथ रहते हुए भी अपने क्षेत्र में कितना समय दे पाते हैं और क्या सेटिस्फाई है उस चीज़ से?
तो हमेशा ही जनता के बीच में रहता हूँ सुबह से शाम तक, और मेरे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है, कोई आने जाने का कोई समय नहीं है, कभी भी कोई किसी भी समय मुझसे मिल सकता है। और मैं समझता हूँ मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, और खुद के सेटिस्फेक्शन या उसका पैमाना नहीं होता है, ये पैमाना होता है जनता का, कि जनता किस तरीके से आप लोग आपको लेती है, क्या उनका व्यू है। तो ये आप जनता से पूछिए, जनता के बीच में आप रहते हैं, आप भी कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक ही है, बाकी तो ये फीडबैक तो मेरी जनता ही देगी। फरीदाबाद के लिए कुछ विशेष लगाव रहा जब अपना कार्यकाल रहा आपका, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसका क्रेडिट विपुल गोयल को जाए फरीदाबाद के लिए? ऑब्वियसली जो जन्मस्थली है, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, उस शहर के प्रति कंसर्न तो रहता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, पूरा देश, पूरा विश्व एक कुटुंब के नाते, एक परिवार के नाते समझने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है। लेकिन फिर भी फरीदाबाद के अंदर हमने IIMT को डेवलप करने का काम किया, मेट्रो को फरीदाबाद तक ले जाने का काम किया। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात, आप DND से लेकर मानेसर तक जो रोड हाईवे जो बनाया, जो कि बड़ौदा हाईवे से कनेक्ट होने का काम किया, और अब फरीदाबाद को जो मेट्रो की बात है उसे पलवल तक ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुड़गांव से कनेक्टिविटी की मेट्रो से बात करें तो एक बहुत बड़े काम, नेशनल हाईवे देखिए आप, बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक उसे रेड लाइट फ्री करने का काम किया। एक बहुत ज़्यादा काम पिछले 8.5 साल में मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर फरीदाबाद के लिए हुए, जो कि पहले एक नेग्लेक्ट था। फरीदाबाद मैं तो कहता हूँ राजनीतिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सभी को एक समुचित विकास पूरे हरियाणा का हुआ, इसमें फरीदाबाद भी एक है। विपुल जी, जो कारण पिछली बार रहे थे कि पार्टी को आपकी जगह किसी और का चुनाव करना पड़ा अपना चेहरा बनाने के लिए, मैं उन कारणों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको लगता है कि आपने उन कारणों को ओवरकम किया है और चीज़ों को ठीक किया है? नहीं, यहाँ पे देखिए व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, संगठन है उसका जो भी निर्णय होता है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, किसको संगठन में काम कराना है, किसको क्या दायित्व देना है, ये संगठन का काम है। हमारे यहाँ ये काम जो है शीर्ष नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वैसे आगे भी पालना होगी और पीछे भी। चाहे विपुल गोयल ने जो भी किया वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रखा, तभी विपुल गोयल अपने आप को प्रूव कर पाया ना। विपुल गोयल तभी काम कर पाया, संगठन ने सोचा नहीं विपुल गोयल को अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करना, सरकार में नहीं काम करना, तो विपुल गोयल ने वहाँ पे किया। आगे मुझे लगता है जैसा भी जो आदेश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा विपुल गोयल वैसे काम करें। कुछ जगह से ये चर्चाएं सुनने को मिलती हैं कि लोकसभा के अंदर तो मोदी जी का जोर है, चीज़ें आसान है, लेकिन विधानसभा की डगर इस बार मुश्किल है, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल होने के बाद स्वाभाविक है किसी भी सत्ता के लिए नाराजगी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का। नहीं, ऐसा आप एग्री करते हैं इस बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा, और विपक्ष इस तरीके की बात नहीं कहेगा तो सर्वाइव किस तरीके से करेगा। मैंने कहा ना, पिछले 1 महीने का जो कार्यकाल था, 30 मई से लेकर 30 जून तक का जो संपर्क करने का जो पूरा अभियान पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चला, वो एक हरियाणा के अंदर सफल अभियान, 10 की 10 रैलियाँ अपने आप में बहुत सफल रैलियाँ रही, और जितने भी कार्यक्रम थे बहुत सफल रहे, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया। और तो और वो 30 तारीख की जो समय सीमा खत्म होने के बाद भी रेगुलर कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी हम लोग झज्जर में एक मीटिंग में थे, वहाँ पर भी ये समीक्षा हो रही थी, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे। वो कहते हैं लोगों का रेगुलर है कि कोई काम अगर रह गया है व्यस्तता के कारण, बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो रेगुलर करो, लोगों की डिमांड है। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा लोगों के अंदर फीडबैक है। ठीक है विपुल जी, आपके कार्यकाल के दौरान जब कांग्रेस के या विपक्षी खेमे के कोई विधायक अपना काम लेकर आते थे, तो उस समय उनकी आपकी अप्रोच क्या रहती थी उनके लिए? क्योंकि उनकी शिकायत है कि विपक्ष के विधायकों के साथ थोड़ा भेदभाव होता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे विपक्ष के विधायक हो, चाहे किसी अन्य कोई भी विपक्ष में किसी भी दल के विधायक हो, रेगुलर माने मनोहर लाल जी भी और मैं खुद स्वयं जब भी था, आज तक कोई भी विधायक ऐसा कहते कि विपुल गोयल के पास काम लेकर आए हो, काम होने वाला और वो काम ना हो, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और माने मनोहर लाल जी स्वयं पूरे हरियाणा को एक कहते हैं ना कि एक इकाई के रूप में देखकर, चाहे वो यहाँ फरीदाबाद के NIT से विधायक हो, चाहे कोई अन्य विधायक हो, रेगुलर सबका काम
वो करते हैं। जो भी व्यक्ति उनसे मिलेगा, अपनी समस्या बताएगा, उनका काम है सिर्फ निवारण करना। मैंने कहा ना, वो जैसा व्यक्ति जिसकी कोई लाग लपेट नहीं, जिसका किसी के प्रति ना तो कोई द्वेष है ना कोई एक्स्ट्रा लगाव है। वो स्वयं करनाल से मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल से पहले हमेशा एक क्षेत्र विशेष का डेवलपमेंट होता रहा। कभी रोहतक का डेवलपमेंट होता रहा, कभी सिरसा का डेवलपमेंट होता रहा, कभी कहीं का। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति क्षेत्रवाद का उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। पूरे सिरसा से लेकर होटल तक और महेंद्रगढ़ से लेकर यमुनानगर तक एक समूचा विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। अगर मैं स्पेसिफिकली आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार चुनावों में जनता के बीच लेकर पार्टी के लोग आप भी जाएंगे? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत सारा विकास हम लोगों ने किया। फरीदाबाद जो एक आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत सारे काम और हैं डेवलपमेंट के। चाहे फरीदाबाद के अंदर हमने नया मेडिकल कॉलेज भी बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी डेवलपमेंट की, उसकी कनेक्टिविटी को और बड़े किया। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज फरीदाबाद के अंदर आज भी है कि कोई मदर यूनिट, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब रहा है फरीदाबाद, एक मदर यूनिट या ऐसा कोई काम जिससे कि फरीदाबाद के लोगों को जो रोज़गार है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बरकरार रह सके, एक ऐसा वो भी है। तो उसके लिए भी हम लोग रेगुलर ट्राई करते रहे और आगे भी करेंगे। और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का काम, चाहे आश्रम से लेके बद्रपुर तक रेड लाइट फ्री करने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट और गुड़गांव से मेट्रो चलाने की बात हो, पलवल से मेट्रो चलाने की बात हो, और रोज़गार के अन्य साधन, क्योंकि फरीदाबाद एक साउथ दिल्ली के साथ लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आईटी हब भी फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव के बाद अगर तीसरा है आईटी हब बनने का कोई पोटेंशियल है एनसीआर के अंदर, तो वो फरीदाबाद है। तो उसकी तरफ रेगुलर काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इसकी तरफ अपना ध्यान रहेगा। बिल्कुल जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। जब कोई बड़ा शो नज़दीक आ जाता है तो टिकट लेने वालों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और लोकतंत्र है, चुनाव से बड़ा कोई क्या शो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो लगातार बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक आएगा तो दावेदारों की संख्या भी बढ़ेगी। उस चुनौती से निपटने के लिए एक संगठनकर्ता के रूप में पार्टी की क्या कुछ तैयारियां रहती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये जो काम है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी एक एक व्यक्ति पर, एक एक व्यक्ति के काम पर माइन्यूटली जांच करने का, उस पर मॉनिटरिंग करने का, उसको रेगुलर उस पर ध्यान देने का काम पार्टी करती है। तो ये पार्टी का जो है डिसीज़न है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, किस व्यक्ति को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी को सरकार के अंदर, किसी को सरकार के समकक्ष जो और चाहे चेयरमैन से हैं कुछ है, कहाँ कहाँ पर किस व्यक्ति को लगाना है, किस व्यक्ति की का उपयोग करना है, ये शीर्ष नेतृत्व करता है। पार्टी के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कुनबा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से उनको काम करना आता है, और किस किस कार्यकर्ता को कहाँ उसका उपयोग करना है अच्छे तरीके से हमारा नेतृत्व जानता है। मोदी लहर अब भी है या थोड़ी फीकी पड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी लहर अब 2024 का चुनाव देखिए, सिर्फ मोदी जी का कोई, आप कोई समझते हैं मोदी जी का विश्व में कोई कंपैरिजन है? इतना बड़ा काम, इतने बड़े, मतलब अगर गिनवाने लगे तो दिनों घंटों कम पड़ जाएंगे कि पिछले 9 साल के अंदर 75 साल, 70 साल का, 65 साल का जितना भी काम था उससे कहीं ज़्यादा करने का। नेशनल हाईवे की बात ले लीजिए, आप एयरपोर्ट्स की बात ले लीजिए, मेडिकल सुविधाओं की बात ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात ले लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस की बात ले लीजिए, हज़ारों काम, कानूनों के अंदर अमेंडमेंट करने की बात कीजिए, हज़ारों कानूनों को निरस्त करने का काम किए। हमारी बहन बेटियों की, माताओं के लिए जो गैस चूल्हे की बात है, शौचालय की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घरों की बात है, कितनी सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। 2024 का चुनाव पहले से भी ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और हमारे चैनल के साथ बातचीत की। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।